हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। हम लोग यूपीपीसीएस आरओ 2016 का पेपर कर रहे थे, प्री वाला, जिसमें हम 40 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। आज हम लोग 41 क्वेश्चन करेंगे और छोटा छोटा ही 10-10 मिनट का वीडियो रहता है। सारी चीज़ें आप लोग को याद कर लेना है। तो क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो ये नागालैंड में है। इसका आंसर नागालैंड होगा। इसके बारे में हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि कहाँ पे अनुसूचित जाति निवास नहीं करती, यानी कि शून्य है। तो ये नोट में यहाँ पे लिखा है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। कहाँ कहाँ? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो प्रतिशत के मामले में है वो PHP, P से पंजाब, H से हिमाचल प्रदेश और फिर P से पश्चिम बंगाल। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जाति के परसेंटेज के मामले में 4th नंबर पे है। जनसंख्या के मामले में तो पहले नंबर पे है, लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जाति ऐसी जनसंख्या प्रतिशत वाले में 4थे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। हरियाणा 5वें नंबर पे है। अब देख लेते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे होगा। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या में पहले नंबर पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे बिहार है और चौथे पे तमिलनाडु और 5वें पे आंध्र प्रदेश। ये हम लोग 5-5 इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यूपीपीसीएस में बहुत अंदर तक, मतलब 5-5 और उसके आगे से भी पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो हमें इतना तो याद होना ही चाहिए। क्या क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत में पंजाब PHP, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यूपी, हरियाणा। और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और कहाँ कहाँ पे अनुसूचित जाति बिल्कुल निवास नहीं करती है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो ये 1921 को माना जाता है, क्योंकि इस दशक में जो है जनसंख्या में काफ़ी कमी देखी गई थी और उससे पहले थोड़ा थोड़ा था। 1921 से पूर्व जनसंख्या वृद्धि अत्यल्प रही। इस प्रकार वर्ष 1921 को भारत की जनसंख्या का बृहद विभाजक वर्ष मानते हैं, क्योंकि उसमें जनसंख्या की काफ़ी कमी देखी गई थी। तो महान विभाजक वर्ष किसे बोलते हैं? 1921 को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 43 नंबर। निम्नलिखित अधिनियमों में किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? मतलब भारत परिषद को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? और ये सारे अधिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर भी 1935 होगा। निम्नलिखित अधिनियमों में किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? तो 1935 में। अब 1935 में क्या क्या था? देखिए 1935 में जो है ये जो अधिनियम बना था, इसमें 3 से 21 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। और पता है हमारे संविधान का बहुत सारा सोर्स जो है ये 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। और इसमें जो है, इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। और 1935 के अधिनियम के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था जो बार बार क्वेश्चन आता है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। पता है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में लाने का वो किया था शुभारंभ, लेकिन कुछ कारणों से ये केंद्र में लागू नहीं हो पाया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, तो ये 1935 के अधिनियम के द्वारा। और इसमें क्या था? इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार भी हुआ था इस अधिनियम में। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1937 में।
तो ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बाकी जो 1858 में जो स्थापित परिषद था उसको समाप्त कर दिया गया था इस टाइम पे। और 1935 में क्या हुआ था, इसमें मताधिकार का विस्तार किया, लेकिन लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार इसमें मिल गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो क्या क्या याद करना है 1935 के अधिनियम में? सबसे पहले तो इसमें इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था, द्वैत शासन प्रांतों में समाप्त हुआ था, और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। और 1858 में जो स्थापित परिषद था उसको भी समाप्त कर दिया गया था इसके द्वारा। तो इतनी सारी चीज़ें ये 1935 के अधिनियम में आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। देखिए यहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये संविधान के भाग से क्वेश्चन आया है। देखिए संविधान के भाग से क्वेश्चन आया है, तो हम लोग एक बार इसके भाग सारे याद कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आए। देखिए संविधान के भाग है और प्रस्तावना है, पॉलिटी में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग है, अनुसूची है, इन सब से हर बार क्वेश्चन आता है। देखिए 22 भाग है, उन्हीं से क्वेश्चन आता है। 12 अनुसूचियाँ हैं, उन्हीं से बार बार क्वेश्चन आता है, तो क्यों ना हम लोग याद कर लें इसको। अब देखिए जैसे भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता है। अब इसका आर्टिकल भी आप लोग को पता होना चाहिए कि जब भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है तो इसमें 1 से 4 तक आर्टिकल सम्मिलित है। उसके बाद नागरिकता है, तो नागरिकता में 5 से 11 तक आर्टिकल सम्मिलित है। मूल अधिकार है तीसरे भाग में, तो उसमें 12 से 35 तक आर्टिकल है। डीपीएसपी है चौथे पे, राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है, तो उसमें 36 से 51 तक वो है आर्टिकल है। तो हम लोग यहाँ पे खाली भाग देख लेते हैं, आर्टिकल हम लोग किसी दूसरे टॉपिक में देखेंगे जिससे जल्दी हो जाए। तो चलिए फिर भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। और भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में डीपीएसपी यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 के काम में जो है मूल कर्तव्य है। अब भाग 4 के काम में क्यों है, क्योंकि इसको संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। जब भी कोई भाग 4 के काम में ऐसे करके हुआ हो, कोई चीज़ ऐड हुआ हो, तो वो बाद में होता है, मतलब बाद में वो संविधान संशोधन के द्वारा ऐड होता है, इसीलिए उसमें का खा जोड़ते हैं। उसी तरह भाग 5 में क्या है, भाग 5 में संघ के बारे में दे रखा है। भाग 6 में जो है राज्य के बारे में। तो यहाँ तक तो सबको याद रहता है कि भाग 1 में जो है संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी है और 4 के काम में मूल कर्तव्य है। 5 में जो है संघ है। 5 क्या है, 5 संघ मतलब यूनियन, केंद्र के बारे में भाग 5 में दे रखा है। भाग 5 में दे रखा है केंद्र के बारे में 52 से 151 आर्टिकल में। उसके बाद भाग 6 में राज्य के बारे में दे रखा है। फिर भाग 7वां देखेंगे, तो 7वां जो है वो निरसित हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, तो इसको नहीं याद करना है। भाग 6 के बाद सीधे 8 पे आ जाना है। तो 8 में केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए पहले संघ होगा, पहले केंद्र होगा, फिर उससे छोटा राज्य होगा भाग 6 में, फिर 8 पे जब आएंगे तो उससे छोटा यानी कि केंद्र शासित प्रदेश होगा। और केंद्र शासित प्रदेश के बाद 9 में क्या आ जाएगा, उससे नीचे पंचायतें आ जाएंगी गाँव में, तो भाग 9 में पंचायत हो जाएगा। और फिर 9 का का और खा भी देखेंगे, जैसे 9 में पंचायत है तो नगर पालिका भी तो होगा, तो नगर पालिका 9 के का में हो जाएगा, और 9 के खा में जो है वो सहकारी समिति हो जाएगी। फिर 10 में बस अनुसूचित जाति को और मत सताओ, बस करो। तो भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के मध्य संबंध। भाग 11 में क्या है, 1 और 1 11, मतलब 1 और 1 करके हम लोग संबंध बनाते हैं ना, तो संघ और राज्यों का संबंध किस में है, 11 में है। भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति संविदा और वाद।
तो कैसे याद करें, जैसे हम लोग 12 महीना वित्त कमाते हैं यानी कि संपत्ति कमाते हैं, तो 12 किस में है, 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति और संविदा वाद, ये सब भाग 12 में है। भाग 13 में क्या है, तो 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागम है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि 13 व्यापार हम नहीं करेंगे, हम 13 व्यापार नहीं करेंगे, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम किस में है, 13 में है। फिर 14 में क्या है, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 में क्या है, भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। 14 के का बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकरण। जब देखो ये क्वेश्चन में डाल देता है 14 का अधिकरण, और मतलब ये गलत दे देता है यहाँ पे, और इसी को सही करना होता है। कभी भी आप आगे पेपर देखिएगा 14 का अधिकरण हर क्वेश्चन में मिलेगा जरूर, अगर इस भाग से क्वेश्चन आया है तो। उसके बाद भाग 5 में निर्वाचन दे रखा, 15 में निर्वाचन। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 15 व्यक्तियों का चुनाव जो है 17 भाषा में किया गया। तो 15 में निर्वाचन और 17 में राजभाषा, और 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। और उसके बाद 18 में भाग 18 में क्या है, आपात के बारे में दे रखा है। भाग 19 में मिसलेनियस दे रखा है, और भाग 20 में संविधान का संशोधन दे रखा है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध देख लेना है, आप लोग को दे रखा है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो क्या क्या है, भाग 18 में आपात, 19 में मिसलेनियस, 20 में संविधान संशोधन, 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये सब भाग 22 में दे रखा है। तो इतनी चीज़ें आप लोग को याद करना। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या क्वेश्चन वहाँ पे पूछा था आयोग ने। देखिए यहाँ पे पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भाग 9 में हम लोग देख के आए हैं कि पंचायत था, और 9 के का में नगर पालिका था, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और 9 के खा में हम लोग देखे थे कि सहकारी समिति थी, तो ये भी सही है। लेकिन ट्रिब्यूनल, अधिकरण, हम लोगों ने देखा था कि 14 के का में है, और मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से, तो यही वाला गलत होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पे आया, हरित बॉन्ड के बारे में। तो इसमें भी बताना है कि कौन सा गलत है। तो हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है, तो ये सही है। 2000 हरित बॉन्ड को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था, तो ये भी सही है। हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार है, तो ये भी सही है। और हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता का निवेश है, तो ये गलत है। ये अल्पकालिक निवेश नहीं है, दीर्घकालिक निवेश है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के दीर्घकालिक परिपक्वता का निवेश है, ना कि अल्पकालिक। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बैंक के प्रकार के बारे में बताना है कि कौन सा बैंक विदेशी, सहकारी क्या है। तो इंडियन बैंक जो है ये सार्वजनिक बैंक है। इंडिया तो सार्वजनिक ही होगा। इंडियन बैंक क्या है, सार्वजनिक बैंक है। ICICI बैंक जो है ये निजी बैंक है। और सिटी बैंक, अब देखिए सिटी यानी कि शहर, सिटी विदेशी। और सारस्वत बैंक जो है ये सहकारी बैंक है। तो क्या इंडियन, देखिए इंडिया तो सार्वजनिक, इंडियन सार्वजनिक है, ICICI निजी है, और सिटी बैंक विदेशी बैंक है, और सारस्वत बैंक जो है ये सहकारी बैंक है। तो देख लीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है अगली बार तो ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या करता है। तो RBI जो है मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या करता है। तो बैंक दर में वृद्धि कर देता है, नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR में वृद्धि कर देता है, और सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि ISLR जो है उसमें भी वृद्धि कर देता है। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, तो ये सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय नहीं करेगा। आप ही सोचिए अगर सरकारी प्रतिभूतियों का RBI क्रय करेगा
खरीदेगा तो अगर वो प्रतिभूतियों को खरीदता है तो लोगों के पास पैसे और जाएंगे, और जब लोगों के पास हाथ में पैसे और अधिक जाएंगे तो महंगाई और अधिक बढ़ेगी। तो इससे महंगाई नियंत्रित नहीं होगी बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय नहीं करेंगे बल्कि विक्रय करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। बैंक दर में वृद्धि करेगी तो भी मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। सीआरआर में वृद्धि करेगी। सीआरआर वो अनुपात होता है जितना आरबीआई के पास रखना होता है। तो जब आरबीआई के पास उसको रखेगा ज़्यादा तो भी महंगाई कम होगी। और एसएलआर में बैंकों को अपने पास कुछ अनुपात में पैसे रखने पड़ते हैं, तो वो ज़्यादा रखेगा तो उससे भी पैसे नियंत्रित होगा, मतलब मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं कि इसका 1, 2, 3 आंसर होगा। और ये सब इकोनॉमिक्स के टर्म आप लोग को समझ में आने चाहिए। आप लोग को ये पढ़ लेना चाहिए इकोनॉमिक्स में। ये सब बेसिक चीज़ें हैं और ये हर बार पूछता है आयोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्वेश्चन आया है कि चालू खाता घाटा के बारे में। जैसे कथन है कि जब देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण, विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। और कारण है क्योंकि चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का अधिक निर्यात करता है। देखिए जब अधिक निर्यात होगा तो हमारा घाटा ही होगा। तो अगर अधिक निर्यात होता है तो हमारा फायदा होगा। तो ये चीज़ गलत है कि चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो ये अधिक निर्यात करने से घाटा नहीं होता है, तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा। बाकी ये सही है, कारण आर गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। लौह धातु यानी कि लोहे के क्षयकरण में, यानी कि लोहे में जंग लग जाता है ना, तो उसके क्षयकरण में आवश्यक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो ऑक्सीजन और नमी, जब लोहा जो है ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है ना, तो उसके साथ क्रिया करके वो कुछ अवांछित यौगिक बना लेता है, जिससे लोहे में क्षय होने लग जाता है और लोहे का रंग बदल जाता है, उसमें जंग लग जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि वास्तव में नमी, वास्तव में पानी, जलवाष्प की बूंदें जब लोहे के संपर्क में आती हैं तो नम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है लोहे पर एक परत बना लेती है, और नम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण पानी की चालकता जो है बढ़ जाती है और पानी जल अपघट्ट की तरह व्यवहार करता है, और यह जल अपघट्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके विद्युत अपघट्ट की तरह आयनों में टूटता है। तो यही सब चीज़ लिखा है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में कौन सा सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश लेमेस्टर नहीं थे बल्कि इलिजा इम्पे थे। इलिजा इम्पे उनका नाम था और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिसमें लेमेस्टर थे, लेकिन प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम इलिजा इम्पे था, ये याद कर लीजिएगा। और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ये उच्च न्यायालय के द्वारा होता है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होता है। तो ये उच्च न्यायालय के द्वारा होता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों को वर्णन है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। देखिए संस्था और उसके स्थापना के क्रम से क्वेश्चन पूछा है। जैसे अंतर्राज्य परिषद का स्थापना 1990 में हुआ था। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुआ है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 और राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 1993। मानवाधिकार 93, सतर्कता आयोग 1964। और ये पता है ये आर का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में भी ये आ चुका है क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन आ चुका है, तो ये याद कर लीजिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और मानवाधिकार आयोग 1993।